वी आर स्टार्टिंग क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 दैट इज ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा टर्म बता रही हूँ, ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग किसी भी काम के लिए जो बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन होता है उसको कहते हैं ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होगी? बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, यही आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो गई। अब डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जानते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्लान कंट्रोल प्रोसेस इन विच फॉर अचीविंग अ गोल चेंजेस इन कॉम्प्लेक्स मोटर परफॉर्मेंस एबिलिटी टू एक्ट एंड परफॉर्म। मतलब इसका मैम मतलब क्या, सिंपल सा ये है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है कि किसी भी काम के लिए हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें थोड़े से चेंजेस जिससे हमारी मोटर परफॉर्मेंस या हमारी एबिलिटी में कुछ इंप्रूवमेंट हो, उसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। बट अगर आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख दोगे, बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, आपकी ये भी डेफिनेशन सही होगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मैम, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, तो वो प्रिंसिपल पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये क्या कहता है कि ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, बीच में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने 6 मंथ का गैप ले लिया प्रैक्टिस के बीच में। ठीक है, अब सपोज करो उसका मैच है 1 ईयर के अंदर, उसने 6 मंथ का गैप ले लिया। अब वो 6 मंथ प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, शुरू के 6 मंथ उसने प्रैक्टिस करी, फिर 6 मंथ का गैप ले लिया, तो उसकी परफॉर्मेंस में कुछ तो चेंजेस आएंगे ना। तो वही यहाँ पे क्या गया, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लग गया कि जो आपका परफॉर्मेंस है उसमें एक लंबा सा गैप नहीं आना चाहिए, उसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड क्या कहता है कि अगर आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड लोड है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा लोड होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर पाए। ठीक है, ट्रेनिंग लोड शुड बी इंक्रीज फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो थोड़ा सा लोड बढ़ाना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए आपको डे बाय डे आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको जो लोड है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी में थोड़ी सी और आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्या कहता है कि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन हर एक एक्सरसाइज और हर एक लोड को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है, और ट्रेनिंग को हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरीके से डिजाइन करना चाहिए। जैसे कि हमको पता है जो लार्ज मसल्स होती है वो जल्दी हील करती है, सॉरी जल्दी नहीं, धीरे धीरे हील करती है एज कम्पेयर टू स्मॉल। ठीक है, और फास्ट ट्विच मसल फाइबर रिकवर क्विकर। जो फास्ट ट्विच मसल्स होती है वो जल्दी रिकवर करती है देन स्लो ट्विच मसल फाइबर। ठीक है, वुमेन रिक्वायर मोर रिकवरी टाइम देन मेन। फास्ट और एक्सप्लोसिव मूवी रिक्वायर मोर रिकवरी टाइम। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ये कहता है कि ओवरलोड को हमें इतनी जल्दी नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम, अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो फर्स्ट डे 600 मीटर रन कर रहा है, ठीक है, या फिर चलो हमने उसको एज्यूम कर लिया वो 1200 मीटर रन कर रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट डे उसको कहूँ कि तुम 5000 मीटर रन करो, तो वो ये कर पाएगा नहीं ना। तो यहाँ पे आपको जो उसके ऊपर लोड डालना है वो धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। ये क्या कहता है? एक्सरसाइजिंग अ सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी प्राइमरीली डेवलप दैट पार्ट। अगर हम किसी भी पार्ट के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो पार्ट जल्दी जल्दी आप कह सकते हो कि रिकवर होगा, या फिर उसमें थोड़ी सी जल्दी डेवलपमेंट आएगी। रनर शुड गेट ट्रेन बाय रनिंग। रनर को हमें ट्रेन करना चाहिए रनिंग के द्वारा। स्विमर को ट्रेन करना चाहिए स्विमिंग करवा के। साइक्लिस्ट को साइकिलिंग करवा के। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। अब ना नीचे आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, तो ये यहाँ पे ये कहता है कि आपका जो कोच है उसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो जो आपका एथलीट है उसकी परफॉर्मेंस कैसे जाएगी। सिर्फ कोच करवा रहे हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर पर्सन के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना गेम में, तो कोच कुछ भी करवाता चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो सामने एथलीट है उसकी भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अगर आपका कोच कह रहा है कि आप यहाँ पे गलत हो, तो आपका जो एथलीट है उसको भी होना चाहिए हाँ मैं इस जगह पे गलत हूँ, मुझे इसको रिकवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी कहता है कि कोई भी अगर एथलीट है आप उसको एक ही तरीके की एक्सरसाइज करवाओगे तो वो बोर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, वैरायटी देनी चाहिए आपको, उसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उसको मोटिवेशन देते रहना चाहिए, और आपको रोज रोज नई नई एक्सरसाइज लेकर आनी चाहिए। ग्रुप मेंबर्स में थोड़ा थोड़ा आपको रेसेस करवानी चाहिए, या फिर आप कंपटीशन टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन। प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन क्या कह रहे हैं? हमारी बॉडी ना जब कोई भी एक्सरसाइज शुरू नहीं होती है उससे पहले हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रहा है, तो हमारी बॉडी को जब हम लोग कोई भी स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं तो उसमें हमें हाई आपका ब्लड फ्लो चाहिए होता है। ठीक है, तो वहां पे आप उससे पहले क्या करते हो, आप उससे पहले वार्म अप करते हो, जिससे आपकी बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि हाँ अब हम शुरू हो रहे हैं किसी काम को प्रिपेयर करने के लिए, तो अब हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कूल डाउन, जिससे हमारा जो ब्लड है उसको ट्रांसफर करते हैं ब्लड को वर्किंग मसल से हमारे ऑर्गन्स में। ठीक है, कूल डाउन हमारी हेल्प करता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में बॉडी से, और अगर आप कूल डाउन नहीं करोगे तो मे बी देयर आर सम चांसेस दैट आपकी जो आपके मसल्स हैं उनमें क्रैम्प आ जाए, आपको फेंटिंग हो जाए, तो यहाँ पे इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। हमें पता है हमारी बॉडी को जितना रेस्ट मिले ना हमारी बॉडी उतनी अच्छी होती है। ठीक है, तो रेस्ट एंड रिकवरी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई पर्सन है, अब हम उसको दिन में 12 आवर्स के लिए लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर हम उसको ब्रेक दे रहे हैं, तो ये चीज तो गलत है ना। हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि पहले 3 आवर्स प्रैक्टिस करें, फिर 1 आवर का गैप दे दिया उसको रेस्ट करने के लिए। तो ऐसे करके हमारी बॉडी को हमें ट्रेनिंग का एक प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट्स। अब ये क्या कहता है प्रिंसिपल? Apex aim to attain good results, plan to guarantee good performance and maintain it for long period of time, requires integration of other physical principles with it. ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिस्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिस्ट क्या कहता है कि हमारे ना 3 तरीके के आप साइकिल्स कह सकते हो ट्रेनिंग में, माइक्रो, मीजो, मैक्रो। माइक्रो होती है सबसे छोटी साइकिल जो आपकी 3 to 6 डेज की होती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी मीजो, तो मीजो होती है आपकी 3 to 6 वीक्स की, और जो आपकी मैक्रो आती है वो 1 ईयर तक जा सकती है, 3 to 12 मंथ्स। ठीक है, ये हो गई आपकी मैक्रो। ठीक है, और जो आपकी मीजो है 3 to 6 वीक्स, और जो आपकी माइक्रो है वो 3 to 10 डेज मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाती है वो। अब आगे आते हैं मीनिंग ऑफ वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन, ये सब भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ वार्मिंग अप, इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय प्रायर टू ट्रेनिंग सेशन और कंपटीशन, हेल्प्स द स्पोर्ट्स पर्सन टू प्रिपेयर फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली
साइकोलॉजिकली फॉर ट्रेनिंग और सेशंस और कॉम्पिटिशन, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन की आपकी एक्टिविटी होती है जिससे हमारा माइंड एकदम फिजिकली मेंटली और आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाता है कि अब हमें कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। मसल रेडी हो जाती है और आप लाइट रनिंग जॉगिंग हैंड एक्सरसाइज कर सकते हो वार्मिंग अप के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ वार्मिंग अप। तो वार्मिंग अप इज डन टू टोन अप द बॉडी टू मीट द इंश्योरिंग एक्टिविटी। ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो वार्मिंग अप इज अ प्रोसेस इन विच वी टोन अप आवर बॉडी टू मीट द इंश्योर एक्टिविटी। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ ब्लड एंड मसल्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, ठीक है। ये वाला भी लिख सकते हो आप। इसके बाद हमारे पास वार्मिंग अप भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव दोनों का मीनिंग जान लेते हैं। तो पैसिव क्या होता है? पैसिव का एम होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करना, ठीक है, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से। और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज एक्सटर्नल मीन सच एज वियरिंग वार्म क्लोथ्स, मसाज, हॉट वाटर, स्टीम, सनलाइट, हम कैसे भी कर सकते हैं पैसिव में, ठीक है। मिक्सचर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वार्म अप प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स। अगर एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप के वार्मिंग अप होते हैं तो बेटर रिजल्ट्स आते हैं। अब एक्टिव क्या होता है? एक्टिव में आप उसको फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हो, जैसे हमने पैसिव में क्या बोला कि हम उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे भी बढ़ा सकते हैं। हम उसमें उसको कुछ आप वार्म क्लोथ्स पहना सकते हो, मसाज करवा सकते हो, स्टीम वाटर से आप उसको बात करवा सकते हो, बट ये आपका एक्टिव में नहीं अप्लाई होता है। एक्टिव में आप कैसे करोगे? एक्टिव में आप उसको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करोगे? आप उसको फिजिकल एक्टिविटीज करवाओगे, आपको उसको बॉडी टेम्परेचर को एक रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंचाना होगा, वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करना होगा, मसल्स को टोन अप करना होगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब आपका ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है एक्टिव वार्मिंग अप, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। इस पे भी आते हैं। तो जनरल क्या होता है? जो जनरल सभी के लिए होता है, जैसे स्ट्रेचिंग हो गई, जंपिंग हो गई, ये सब कोई कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटीज हो गई आपकी जॉइंट्स की, ठीक है। अब स्पेसिफिक क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर गेम के लिए हम जो पर्टिकुलर टाइप की करते हैं, जैसे बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन फॉरवर्ड साइडवेज बैकवर्ड्स बॉडी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज हो गई, बास्केटबॉल के लिए ड्रिपलिंग शूटिंग लेज अप शॉट्स और शटल रन, ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद टेनिस के लिए बॉल प्रैक्टिस हो गई, इसके बाद आप शॉट अप कर रहे हो तो उसके लिए पर्टिकुलर, हॉकी के लिए ड्रिलिंग, रोटेशन, स्टिक, शॉर्ट फेजेस, लॉन्ग फेजेस, ये सब हो गया, ठीक है। आगे आते हैं मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप पे। मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप, इस पे चलते हैं। क्या क्या मेथड्स है? जॉगिंग हो गई, सिंपल एक्सरसाइज हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई, विंड स्प्रिंट हो गई, और आपका हो गया स्ट्रेडिंग हो गई, और आपने गर्म पानी में अपने लेग्स को सोक कर लिया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वार्म अप थ्रू मसाजेस। तो आप उसमें कैसे कर सकते हो? ये रेसलर्स यूज करते हैं और इससे हमारी जो आपकी इंजरीज होती है, जो कुछ माइनर माइनर टाइप की इंजरीज होती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। वार्मिंग अप बाय ड्रिंकिंग हॉट ड्रिंक्स, कुछ हॉट ड्रिंक्स पी सकते हो जैसे टी, कॉफी, ठीक है। वार्म अप थ्रू सबमेट, वार्म अप थ्रू स्टीम बाथ, ये सब आ गया। आप सन बात कर सकते हो, स्टीम बात कर सकते हो, ठीक है। सन बात में क्या होता है, सॉरी, सन बात में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, सन बात ले ली, अब हम किससे, हमारी बॉडी की मसल्स जो होती है वो आपकी प्रिपेयर थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है सन बात में, ठीक है। स्टीम बात भी वही सेम, आप जो कह रहे हो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन, ये भी आता है बहुत बार। तो वार्मिंग अप का क्या होता है? इंक्रीज करता है बॉडी के टेम्परेचर को, डिक्रीज करता है विस्कोसिटी को, इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स को। आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हो। इंक्रीज स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड ऑफ मसल्स, अवॉइड इंजरी, ब्लड में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और डिक्रीज करता है जो टाइम हम सेकंड विन मोर रेडिए, ठीक है। इसके बाद न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ वार्मिंग अप, इंक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर को, डिक्रीज करता है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है और आई होप ये हम एक्सप्लेन खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वार्मिंग अप। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, स्ट्रेचिंग एंड लूजिंग एक्सरसाइज शुड बी कंडक्टेड, ठीक है। इंटेंसिव इनफ टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। वार्मिंग अप शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज एंड आपका जेंडर। वार्मिंग अप शुड बी अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी और स्पोर्ट। कंसर्न मूवमेंट ऑफ द गेम शुड बी इंक्लूडेड। वार्मिंग अप शुड बी डन एट एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। इसके बाद लिम्बिंग डाउन पे चलते हैं। लिम्बिंग डाउन इज बेसिकली कूलिंग डाउन, ठीक है। ये बॉडी को आप कह सकते हो एक रेस्टिंग फेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेसेसरी एक्टिविटी आफ्टर ट्रेनिंग, हर एक्टिविटी के बाद होना चाहिए। इसके बाद आता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर लिम्बिंग डाउन। तो उसमें आपका आता है हैमस्ट्रिंग, चेस्ट, ग्लूट्स और आप कह सकते हो ट्राइसेप, शोल्डर्स के लिए। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्बिंग डाउन, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, हमारी बॉडी में जो आप कह सकते हो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके रिमूवल में हेल्प करता है, सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की रिड्यूस करता है, फेंटिंग के चांसेस को डिक्रीज करता है, ब्लड लेवल को एलाइन में से, मसल्स डू नॉट रिमेन स्टिफ, हार्ट रेट रिटेन्स टू इनिशियल स्टेज। इसके बाद स्किल, टेक्निक एंड स्टाइल में होते हैं। स्किल, एबिलिटी टू परफॉर्म अ होल, ठीक है। तीनों चीजें अलग अलग होती है, स्किल, टेक्निक और स्टाइल, ठीक है। स्किल क्या होती है? किसी भी एबिलिटी को परफॉर्म करने का, ठीक है। टेक्निक क्या होती है? बेसिक मूवमेंट ऑफ एनी स्पोर्ट, ठीक है। मेरे को पता है कि इसके लिए इस पर्टिकुलर टेक्निक से करूंगी तो ये होगा, ठीक है। इसके बाद स्टाइल क्या होता है? ये मेरा अपना स्टाइल है कि मैं इसको इस तरीके से करूंगी, ठीक है। आगे आते हैं हिस्ट्री ऑफ डोपिंग पे। तो डोपिंग क्या होता है? कोई भी हम एक्सटर्नल आप कह सकते हो बाहर से कुछ भी मेडिसिन ले रहे हैं अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारी जो बॉडी का आप कह सकते हो हार्मोन लेवल उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, हमारी बॉडी में थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ जाए तो वो डोपिंग आ जाती है। एंटी डोपिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग भी बहुत है। देखो हमारे गेम्स में आप कह सकते हो डोपिंग प्रोहिबिटेड है और अकॉर्डिंग टू आईओसी, आईओसी क्या है? आप कह सकते हो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, डोपिंग इज द यूज ऑफ एनी मेथड ऑफ सब्सटेंस दैट माइट हार्म द एथलीट इन अ क्विस्ट टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर हिज फेलो कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। इसके लिए आपके पास है वाडा। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि आपको आर्टिकल 2.1 के थ्रू और 2.8 के थ्रू बताती है कि मतलब आपको डोपिंग नहीं करनी है। एंटी डोपिंग के रूल्स, प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड, यूज और अटेम्प्ट टू यूज अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड। इसके बाद रिफ्यूजिंग टू सबमिट अ सैंपल कलेक्शन आफ्टर बीइंग नोटिफाइड। अगर आपको मतलब ना आप कोई भी एथलीट है तो उसको पहले ही बता दिया जाता है गेम शुरू होने से पहले कि आपको अपना कुछ सैंपल देना है, बट अगर एथलीट रिफ्यूज कर देता है तो वो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आप कह सकते हो कि उस जगह पे आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको
गेम से आउट कर दिया जा सकता है। फेलियर टू फाइल एथलीट वेयर अबाउट द बीइंग नोटिफाइड। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रैफिकिंग अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड। इसके बाद पोजीशन ऑफ अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड, ठीक है। इससे बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस इनहैंस होती है। इसमें आपके स्टिमुलेंट्स आ गए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आ गए, पेप्टाइड हार्मोन्स आ गए, बीटा 2 एग्नोटोसिस आ गया, नार्कोटिक्स आ गया और आपका बहुत सारे हैं, ठीक है। स्टिमुलेंट्स पे चलते हैं तो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? ड्रग्स होते हैं जो हमारी अलर्टनेस को इनहेंस करते हैं, माइंड की अलर्टनेस को इनहेंस करते हैं, रिड्यूस करते हैं थकने की फीलिंग को, एग्रेसिव बनाते हैं हमको। और इसके यूजेज कैसे होते हैं? या तो हम इंजेक्ट कर सकते हैं या हम अपने नेसल्स के थ्रू स्प्रे कर सकते हैं या ओरली ले सकते हैं। इसके बाद एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे जाते हैं जो क्या करते हैं? मसल्स की पावर को ग्रोथ करते हैं, मसल का साइज ग्रो करते हैं, रैपिड रिकवरी में हेल्प करते हैं। आप इसको कैसे ले सकते हो? इंजेक्शन के थ्रू या ओरली। पेप्टाइड हार्मोन इंक्रीज करते हैं आरबीसी को, मसल्स की ग्रोथ करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ाते हैं। आप इसको कैसे ले सकते हो? इंजेक्शन या ओरली। इसके बाद बीटा 2 एग्नोटोसिस कैसे ले सकते हैं? अच्छा पहले इसके इफेक्ट्स जानते हैं वो क्या होते हैं। इंक्रीज करता है ऑक्सीजन को ब्लड में, ओपन एयर पैसेज करता है, रैपिड रिकवरी करता है। आप इसको इनहेल भी कर सकते हो बीटा 2 एग्नोटोसिस को, या फिर ओरली भी ले सकते हो। नार्कोटिक्स हम ओरली भी ले सकते हैं और इनहेल भी कर सकते हैं, इंजेक्ट भी करवा सकते हैं। इससे क्या क्या होता है? इससे हमारा पेन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, स्टैमिना बढ़ जाता है, एंजाइटी भी रिड्यूस हो जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है डायूरेटिक्स। ये क्या होता है? ये रैपिड वेट लॉस करता है, ठीक है, और रिमूव करता है फ्लूइड को बॉडी से, और ये इवेड एंटी डोपिंग टेस्ट को करता है, और ये ओरली भी ले सकते हैं, इंजेक्टिंग भी कर सकते हो। इसके बाद ग्लूकोस्टेरॉइड्स आता है। वो क्या होता है? दीस ड्रग्स रिलीव फैटिग एंड पेन, गिविंग मोर टॉलरेंस फॉर पेन एंड प्रिपेयर द एथलीट टू कंटिन्यू द एफर्ट्स। ये आपके बेसिकली पेन में कुछ कमी ला देते हैं। इसके बाद कैनाबिनॉइड्स आ जाता है जो कि आपका हो जाता है, जो आपकी फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये कॉम्पिटिशन में प्रोहिबिटेड है, ठीक है। इसके बाद ब्लड में हम डोपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास आते हैं जो हम ब्लड में डोप कर सकते हैं, जिससे अकॉर्डिंग टू वाडा द मिसयूज ऑफ टेक्निक्स और सब्सटेंस दैट इंक्रीज वंस आरबीसी काउंट इन ब्लड डोपिंग, ठीक है। अगर आपका आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है तो वो वाडा के अकॉर्डिंग आपका बैन है। इसके बाद आपका फ्रेश ब्लड का सैंपल लिया जाता है और आपका देखो आपको पता होगा अनदर प्रोसीजर ऑफ ब्लड डोपिंग इज द इंजेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर होता है, आपको पता ही होगा। ब्लड डोपिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आरबीसी, हेंस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज इंक्रीज्ड, ठीक है। जीन डोपिंग होती है एक चीज। जीन डोपिंग क्या होती है? हमने बॉडी में मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स और जीन्स कर लिया या मॉडिफाई कर लिया जीन्स को, जिससे हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ में इंक्रीज आ गया, या जीन थेरेपी करवा ली। जीन थेरेपी प्ले अ वाइटल रोल, जिससे हमारी मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रक्चर बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट्स। तो द सब्सटेंस एंड द मेथड व्हिच आर बैन्ड एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूज इन स्पोर्ट्स, वो कौन कौन से हैं हमारे पास सब्सटेंसेस? तो वो कौन कौन से हैं मैंने भी आपको ऊपर बताए, ठीक है। तो अब आता है फॉर एग्जाम्पल इफ द सब्सटेंस और मेथड इज बीइंग यूज्ड बाय द एथलीट फॉर थेरेपिक यूज। अगर उसको कुछ मेडिसिन मतलब फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए यूज हो रहा है, तो वो इसके बारे में कंसर्न अथॉरिटी से बात करेगा। इसके बाद उस अथॉरिटी को उसके हेल्थ फेज के बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है साइड इफेक्ट्स प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं तो वो जानते हैं। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट होता है, वो क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर को एलिवेट कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं हाई डेंसिटी एचडीएल को। ये क्या होता है? डिक्रीज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंक्रीज द रिस्क ऑफ अर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, मे लीड टू सडन कार्डियक डेथ। इससे सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। फीमेल बिकम मस्कुलर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, डैम्परिंग ऑफ वॉइस हो जाती है, इंबैलेंस ऑफ फीमेल हार्मोन हो जाता है, कॉज करता है लिवर में ट्यूमर, कैंसर, जॉन्डिस, ये सब। इसके बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस कर सकता है और बहुत सारी चीजें। अब स्टिमुलेंट का क्या होता है? हार्ट रेट में इंक्रीज हो जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे वही सारे इनके आप बेसिकली सब में ये डाल सकते हो, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। और आप कह सकते हो जब आप स्टिमुलेंट्स लेते हो तो हार्ट रेट में एक इंक्रीज आ जाता है, पाल्पिटेशन हो सकती है आपको, ठीक है, कॉजेज आपको एग्रेसिवनेस हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, लॉस ऑफ जजमेंट पावर हो सकता है, ठीक है, नार्कोटिक्स के द्वारा। इसके बाद पेप्टाइड हार्मोन अर्थोप्रोटीन होता है, ठीक है, वो क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं। अर्थोपोएटिन क्या होता है? कॉज करता है थिकनिंग ऑफ द ब्लड, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में इंक्रीज लाता है, ठीक है। और आप देखोगे तो इंसुलिन क्या करता है? लो करता है ब्लड शुगर लेवल को, जिससे वीकनेस आ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेन हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। बीटा 2 एग्नोसिस, अब ये सेम होता है। इसके बाद आते हैं आगे, तो आप देखोगे बीटा 2 एग्नोसिस के बहुत सारे आप कह सकते हो इससे बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे डिहाइड्रेशन हो सकता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाता है ज्यादा, स्लो हीलिंग वाउंड्स हो जाता है, टॉर्न मसल्स हो जाती है, वीक टेंडन्स हो जाता है, कॉज करता है डैमेज किडनीज को। इसके बाद कॉज करता है हार्ट कैंसर या हार्ट डिजीज एंड लंग कैंसर, ठीक है। आगे आते हैं डीलिंग विद अल्कोहल सब्सटेंस एब्यूज। तो सबसे पहले तो सीक हेल्प, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अच्छा देखो आपके पास में पहले मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, आपके पास दो कमिटीज हैं जो देखती है आपकी डोपिंग को, कॉन्सेप्ट को। एक होती है वाडा होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, एक होती है नाडा दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। आई होप दैट मच इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि जो आपका डीलिंग विद अल्कोहल सब्सटेंस एब्यूज कहते हैं। सबसे पहले हम सीख कर सकते हैं हेल्प को। इफ एन इंडिविजुअल एक फॉलन हो जाता है ट्रैप में अल्कोहल के, तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं। कैसे? हम उसको थोड़ा सा रियलाइजेशन बता सकते हैं या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं उसको अल्कोहल छुड़वाने में, ठीक है। आगे आता है नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन step in case of alcohol substance abuse. Detoxification helps or enables affected individual to stop taking alcohol या फिर ड्रग्स, ठीक है। इसके बाद आता है बिहेवियर थेरेपी। ये क्या होती है बिहेवियर थेरेपी? तो यहाँ पे हम लोग बिहेवियर थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। इट कैन बी डन बाय साइकोलॉजिस्ट और आप कह सकते हो फिजियोथेरेपिस्ट, और यू मे रिसीव काउंसलिंग फ्रॉम एन अल्कोहल एंड ड्रग काउंसलर। द थेरेपी कैन हेल्प इन कॉपिंग विद योर ड्रग और अल्कोहल क्रेविंग। आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद मोटिवेशन एनहेंसमेंट थेरेपी, हम उसको हेल्प कर सकते हैं मोटिवेशन देकर, जिससे वो अपनी अल्कोहल की जो एडिक्शन उसको हटा दे। इसके बाद मेडिकेशन दे सकते हैं जिससे वो अपनी ड्रग्स लेने की जो उसकी क्रेविंग्स है उसको कम कर दे।
इन्फॉर्म कर सकते हैं फैमिली को, फ्रेंड्स को, ताकि वो अपना ड्रग्स लेने का एडिक्शन कम कर दे। लीन ऑन क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, लीन ऑन क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली क्या है, ये है द रिकवरी प्रोसेस हैविंग सपोर्ट ऑफ क्लोज एज वेल एज ट्रू फ्रेंड्स फैमिली मेंबर इज इनवैल्यूएबल एसेट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बिल्ड अ सोबर सोशल नेटवर्क। सोबर सोशल नेटवर्क जिससे हम उसको हेल्प कर सकते हैं कि फ्रेंड्स उसके सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अ सोबर सोशल नेटवर्क विल डेफिनेटली हेल्पफुल इन गेटिंग रिड ऑफ अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज। अगर आपका एक सोबर नेटवर्क है तो वो ऑफ कोर्स हेल्प करेगा आपको उसको प्रिवेंट करने में। इसके बाद रिमेन अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स, जो आपको इन चीजों में बोलते हैं कि आओ आओ, उनसे दूर रहना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। इन्वॉल्व योरसेल्फ इन डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो जिससे आपके दिमाग में क्रेविंग ही ना आए ड्रग्स की या फिर अल्कोहल की। नेक्स्ट है टॉक टू योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर व्हेन क्रेविंग। अगर आपको जब क्रेविंग हो रही हो ड्रग्स की या अल्कोहल की तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के पास जाना है और बस वहीं बैठ जाना है और उनसे आपको राय ले लेनी है। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास मैंने आपको यहाँ पे पूरे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अब आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। एक मैं प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेशन बताना चाहती हूँ या मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन की बात करती हूँ, तो वो क्या होता है वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन होता है हम किसी भी एनवायरमेंट में अपने आपको कितनी जल्दी अडेप्ट करें, अपनी बॉडी को कितनी जल्दी उसके जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, अब मैं अपने अपने इन्वायरमेंट के उसमें कितनी जल्दी ढल रही हूँ, दैट इज एडेप्टेशन। ठीक है, रिकवरी क्या होता है, हम किसी भी आपका कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे ट्रेनिंग का लोड है या मेरे कुछ पास्ट में मेरे को कुछ अफेक्ट कर रहा है, मैं उससे जल्दी कितनी जल्दी अपने दिमाग से उस मेमोरी को लॉस करूँ, दैट इज रिकवरी। इसके बाद ओवरलोड, एक लोड होना चाहिए और उससे उस लोड के बियॉन्ड अगर आप ज्यादा लोड दोगे तो दैट इज ओवरलोड। ठीक है, आई होप दैट मच इज क्लियर टू यू। अब हमारे चैप्टर 10 खत्म हो चुका है। थैंक यू।